हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स जो जनवरी 2023 में जारी किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। ये जो आरबीआई सर्कुलर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये सभी बैंक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2-3 की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर स्केल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरबीआई की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई पीओ मेंस किसी भी एग्ज़ाम की, एलआईसी एडीओ एएओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, बैंक एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरबीआई सर्कुलर्स। तो जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल पेंडलम ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड मैं बता दूं, जो बच्चे आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2-3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप कोड अगर यूज़ करेंगे PC30 मेरे नाम का, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑफ। तो आज ही इस ऑफर को अवेल करिए। इसके अलावा गाइज हमारे एक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था उनका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। एंड आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 या फिर 3 एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि पेंडलम ईडीयू ई बुक्स भी आपके लिए लेकर आया है। बैंकिंग अवेयरनेस की ई बुक्स, मंथली ई बुक्स अवेलेबल हैं, हाफ ईयरली भी अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है जिसमें भी बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस या इकोनॉमिक अवेयरनेस किसी भी नाम से पूछा जाता है तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, करंट अफेयर्स भी कवर्ड है। तो आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली। आपको जस्ट क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके बुक्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आज का एक हम लोग अच्छा कोट देख लेते हैं, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो वर्ड ऑफ विजडम देख लेते हैं आज का। समुद्र को किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखते हुए नहीं पार कर सकते हैं। यानी कि समुद्र के किनारे सिर्फ बैठकर वेट करें किसी अपॉर्चुनिटी का कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो तब हम कुछ करेंगे, नहीं। आपको अपना जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो आपको पूरा करना है। अगर आपने सोचा है कि आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सोचते रहने से नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी और आपको लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो पाएगी। यानी आपके लिए कोई और मेहनत नहीं कर सकता है, हम आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर आपको चलना खुद को ही है। तो इतने अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन की, और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग का यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरबीआई सर्कुलर्स जनवरी 2023 के। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सर्कुलर यहाँ पर आता है वो है लॉन्च ऑफ उत्कर्ष 2.0 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। आरबीआई का जो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है उसका फेज 2 लॉन्च किया गया है, दैट इज उत्कर्ष 2.0। ये कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक के लिए है? ये 2023 से 25 तक के लिए है। इससे पहले उत्कर्ष जो फर्स्ट वाला लॉन्च किया गया था, फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो लॉन्च की गई थी, उत्कर्ष फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, फर्स्ट स्ट्रैटेजी वो 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये थी 2019 से 2022 तक के लिए, 2019 से 2022 तक के लिए थी। एंड अब जो उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई है, ये जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, दिस इज फॉर 2023 टू 2025। ये मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है आरबीआई का, एंड इसका मेन पर्पस है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पर डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसका मिशन क्या है? टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि लोगों में जो है इकोनॉमिक जो यहाँ पर इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वेलबींग है उसको इंश्योर करना है। कैसे इंश्योर करना है? इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके अलावा आरबीआई विल अंडरटेक रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर अंडर फेमा स्कीम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये इसका रिव्यू करेगा आरबीआई। किस लिए करेगा? टू सिंप्लीफाई रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए और कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए फेमा को
के अंदर जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर उसको रिव्यू करेगा। अब फेमा की हम बात करें तो इसने फेरा, इससे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था, जो पहले आया था, उसको रिप्लेस किया फेमा ने। 1999 के एक्ट में ये आया एंड ये जो फोर्स में आया, इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। हेड ऑफिस कहाँ पर है फेमा के? न्यू दिल्ली में है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये इसके जो प्रोविजंस है एक्ट के उसको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ जो पीएमएलए एक्ट है उसके भी प्रोविजंस को लागू करता है। फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया। 1973 में फेरा आया था। तो अभी फॉरेन एक्सचेंज को जो है उसको अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली, कि फॉरेन एक्सचेंज में जो भी चीज़ें स्टेबिलिटी के लिए की जा सकती हैं वो कर सकता है, वो पावर है यहाँ पर। और आरबीआई के पास भी पावर है टू पास रेगुलेशंस अंडर दिस फेमा एक्ट। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क लॉन्च किया ऑन 30 दिसंबर 2022। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे सारे आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में, उसके बाद हम लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, आरबीआई सर्कुलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है बाय सेंटर फॉर 1 मोर ईयर, 1 साल और के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब आरबीआई की हम बात करें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होते हैं। करंटली कौन है? शक्तिकांत दास हैं। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है करंटली? एम.के. जैन, एम. राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड टी. रविशंकर जो है, ये 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं। जो आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड इसका जो टर्म एक्सटेंड किया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया था। माइकल देबाब्रत पात्रा जो हैं, ये डिप्यूटी गवर्नर कब बने थे? ये 15 जनवरी 2020 में बने थे एंड उसके बाद अब ये फिर से इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होते हैं ज़्यादातर। 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो लोकल बोर्ड्स फॉर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सो आरबीआई ने अभी प्लान एक रिलीज किया है टू रेज 16,000 करोड़ वाया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू 16,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आरबीआई ने जो है प्लान रिलीज किया है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग जनवरी में ऑलरेडी 5 एंड 10 ईयर्स टेनोर वाले बॉन्ड्स को इशू किया गया है, जो कि 4,000 करोड़ के हैं। फिर उसके बाद फरवरी में भी इशू किया गया है। इसी तरह से करते करते टोटल 16,000, यानी कि 4 बार यहाँ पर 4-4 हज़ार के करोड़ के बॉन्ड जो है इशू किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। ये प्लान है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का। यूनियन बजट 2022-23 में, यानी इससे पहला जो बजट आया था, उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे सरकार के द्वारा एज पार्ट ऑफ इट्स मार्केट बोरोइंग्स। मार्केट से पैसा उठाती है सरकार थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल, तो उसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी एक पार्ट होगा। एंड इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की हेल्प से जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है उसको मोबिलाइज किया जाएगा, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा। यानी कि ये जो पैसा होगा इसको यूज़ किया जाएगा फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं जो सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया था उसमें मेंशन था कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इसके तहत माना जाएगा एंड कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। सो आरबीआई ने कहा कि 5% जो नोटिफाइड अमाउंट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सेल का, दिस विल बी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसको रिजर्व किया जाएगा। एंड ये जो बॉन्ड है इनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर दी फुली एक्सेसिबल रूट फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय नॉन रेजिडेंट के नाम से जाना जाएगा। अभी इसी तरह का फिर एक और अनाउंसमेंट आरबीआई के सर्कुलर में आया था। दैट वाज, आरबीआई ने कहा था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, दिस विल नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में, एंड इनको भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर फुली एक्सेसिबल रूट में माना जाएगा, इनको भी यही डेजिग्नेशन दिया जाएगा। तो सेम नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है, एंड सेम फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये जो एलोकेशन है, यूटिलाइजेशन है ग्रीन बॉन्ड्स का, इसको ऑडिट किया जाएगा बाय कैग। कैग के प्रीव्यू के अंदर ये आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, इंडिया का पर्पस क्या है कि जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना है। तो ये जो एमिशन इंटेंसिटी है इसको कितना रिड्यूस करना है, कितना गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट दिया है, इट इज बाय 45% ऑफ इट्स जीडीपी। एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी के परसेंटेज में देखिए तो 45% से रिड्यूस करना है बाय 2030, और कंपेयर कौन से लेवल से किया है, फ्रॉम 2005 लेवल, एंड अचीव अबाउट 50% कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। या नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, देन आपके और भी जो अदर सोर्सेज, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइब्रिड मॉडल्स हो गए, तो उनके थ्रू एनर्जी जनरेशन होगा, 50% एनर्जी जनरेशन उसी से होगा बाय 2030। इंडिया में अभी जो मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन होता है वो थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उससे होता है। तो वही गवर्नमेंट का एम है कि ये इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, और इसी के लिए सरकार जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी लेकर आई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। RBI has released 5th volume of Reserve Bank history from 1997 to 2008 on 19 December 2022। जो भी बच्चे पहली बार किसी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी XYZ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही सजेशन है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पहले आपके माइंड में क्लियर हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है। ठीक है, जब आपने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, इसके बाद आगे बढ़ देते हैं। इसके बाद आप अपना रोड मैप तैयार करिए कि आपको कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, इन दोनों चीज़ों को गो थ्रू किए बगैर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप आगे मत बढ़िए, प्रिपरेशन स्टार्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप बिना प्रॉपर बैकग्राउंड, बिना फाउंडेशन लेके अगर आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम्स होंगी। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या किया, या फिर जैसे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर है, पहले आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए कि क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम में, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उस पर भी अच्छे से फोकस करिए, उसको डेली करिए। सारे सब्जेक्ट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या रहती हैं कि जितना आप डेली चीज़ों को पढ़ेंगे आपको मदद मिलेगी बाद में उनको अच्छे से रिवाइज करने की, है ना। बाकी मैथ्स आपका प्रैक्टिस है, मैथ्स एंड रीजनिंग, वो तो प्रैक्टिस की हैं चीज़ें, ठीक है। ट्रिक्स आपको उसमें चीज़ें समझनी है, ट्रिक्स समझनी है, ठीक है। मेन बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में क्या होगा, आपको डेली अगर आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। RBI released 5th volume of Reserve Bank history from 1997 to 2008 on 19 December 2022. 5th volume covers the 11-year period from 1997 to 2008. ये 5th volume है, 11 साल का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करता है। इसको अभी रिलीज़ किया गया है। इसको लिखा किसने है, एक टीम ऑफ राइटर्स ने इसको लिखा है, जिसको लीड किया इकोनॉमिक हिस्टोरियन डॉक्टर तीर्थंकर रॉय ने। इन्होंने इस वॉल्यूम को प्रिपेयर किया है। एंड जो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस वॉल्यूम है ये RBI ने स्टार्ट किया था 2015 में, स्टार्ट किया गया था विद अंडर द गाइडेंस ऑफ एडवाइजरी कमेटी। इस एडवाइजरी कमेटी को हेड किसने किया था, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, जो कि फॉर्मर MP एंड फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ RBI हैं। इन्होंने इस कमेटी को चेयर किया था, एडवाइजरी कमेटी को।
एंड देन 2015 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड अब फाइनली ये जो है 5th वॉल्यूम रिलीज किया गया है। सो इसमें 3 गवर्नर्स आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उनके कार्यकाल के बारे में है। डॉक्टर सी रंगराजन का थोड़ा सा टेन्योर है, फिर डॉक्टर बिमल जालान एंड डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी के टेन्योर का मेजर पार्ट इसमें शामिल है। सो पहला वॉल्यूम जो था ये 1970 में पब्लिश किया गया था आरबीआई के द्वारा एंड इसमें इट कवर्ड द पीरियड फ्रॉम इंसेप्शन अप टू 1950, यानी कि जब से आरबीआई का गठन हुआ 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था तब से लेकर 1950 तक का इसमें कवर्ड है। सो कुछ गवर्नर्स की लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रह चुके, जो करंट गवर्नर है, उस पूरा लिस्ट देख लेते हैं फ्रॉम 1935 टिल प्रेजेंट। तो पहले जो गवर्नर बने थे आरबीआई के जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। उसके बाद सर जेम्स ब्रेड टेलर बने, फिर सर सीडी देशमुख। जब इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें तो पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे, वो सीडी देशमुख थे एंड ही रिमेन्ड द आरबीआई गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम 11 अगस्त 1943 टू 30 जून 1949। फिर सर बेंगाल रामा राव आए, फिर केजी अंबेगांवकर, देन HVAR लेंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा, BN अदरकर, S जगन्नाथन, NC सेनगुप्ता, KR पुरी, फॉलोड बाय M नरसिम्हन, IG पटेल, मनमोहन सिंह, ये 15th आरबीआई के गवर्नर रहे। देन अमिताभ घोष, RN मल्होत्रा, S वेंकटरमन, C रंगराजन 19th आरबीआई के गवर्नर थे। देन 20th बिमल जालान, 21st वाई.वी. रेड्डी। तो इन तीनों के बारे में इनके कार्यकाल को कवर करता हुआ ये 5th वॉल्यूम है। 5th वॉल्यूम जो आरबीआई की हिस्ट्री पे रिलीज किया गया है। देन डी सुब्बाराव, रघुराम जी राजन, देन उर्जित रविंद्र पटेल, ये 24th आरबीआई गवर्नर थे एंड करंट आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, इज 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आरबीआई की हम बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर पहले इसके कलकत्ता में थे, लेकिन बाद में 1937 के बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया टू मुंबई। पहला नेशनलाइज्ड बैंक कौन था, वो आरबीआई था। जो पहला नेशनलाइज्ड बैंक बना था 1949 में नेशनलाइज हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सर्कुलर था दैट वाज आरबीआई हैज रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 6 डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। 6 डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की लिस्ट जारी की है आरबीआई ने। अब ये क्यों हुआ, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया, ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका केस चल रहा था। तो इसी के चलते आरबीआई ने लिस्ट जारी की। केस क्या चल रहा था, सेबी ने इसका जो लाइसेंस है वो अक्टूबर 2022 में कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसने रूल्स का वायलेशन किया था। एंड इसने ब्रिकवर्क्स रेटिंग को कहा कि भई अपना जो काम धाम है, अपने जो ऑपरेशन है उसको वाइंड अप करिए विद इन 6 मंथ्स, और नए क्लाइंट्स लेने से इनको मना कर दिया था। तो इसी के चलते यहाँ पर आरबीआई ने ये लिस्ट जारी की है। So the banks have been advised to use these credit rating agencies for risk weighting their claims and about capital adequacy। तो आरबीआई ने ये बोला है अपने सर्कुलर में कि ये जो 6 यहाँ पर डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लिस्ट की गई हैं, सो इनका इस्तेमाल किया जाए फॉर रिस्क वेटिंग देयर क्लेम्स अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी। तो ये कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, इक्विटी रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, केयर आपने सुना भी होगा पहले भी, क्राइसिल रेटिंग्स लिमिटेड, ये भी बहुत ही फेमस भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देन इकरा, आफ्टर दैट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिनको आरबीआई ने लिस्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पूरे वर्ल्ड में
बहुत ही फेमस है, जिनको बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहा जाता है, विच इज़ मूडीज, इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एंड फिच ग्रुप। एंड ये जो है ये हर साल ग्रोथ रेट भी जारी करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो क्रेडिट रेटिंग भी देती हैं, जैसे इंडिया का बताती हैं कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, क्या अभी करंट क्रेडिट रेटिंग चल रही है, देन उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में पोजीशन बनती है कंट्रीज़ की, कंपनीज़ की, एंड फिर उसी बेसिस पर जो बोरोइंग्स वगैरह वो सब चलता है। ठीक है, इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। RBI has selected 6 entities for the test phase under the regulatory sandbox for theme prevention and mitigation of financial frauds। तो RBI जो है इसने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कब स्टैब्लिश किया था? 2018 में। जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2018 में, और अभी इसके जो 4th कोहॉर्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया था 2022 में, जून 2022 में, क्योंकि जो पहला इससे हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया था, देन नेक्स्ट कोहॉर्ट की बात की गई। तो नेक्स्ट कोहॉर्ट के लिए जो थीम है दैट इज प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भावन साइबर टेक्स है सोल्यूशन, साइबर टेक्स सोल्यूशन RT360 रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फ्रॉम लोन अकाउंट्स ऑन अ कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम बेसिस। और ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, दिस हेल्प्स इन गैदरिंग डेटा ऑन एडवांटेजेस एंड डेंजर्स ऑफ नोवेल फाइनेंशियल इनोवेशंस व्हाइल क्लोजली ऑब्जर्विंग एंड लिमिटिंग देयर रिस्क। कि भाई फाइनेंशियल अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो ऐसे केस में कुछ चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, कुछ जो है यहाँ पर सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। तो ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं, उसी के सॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं कि कुछ नया भी यहाँ पर इनोवेट किया जा सकता है, एंड जो करेंटली उनके क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं उस सब पे भी चर्चा इसमें होती है, वो सब चीज़ों को देखा जाता है। तो जो 4 यहाँ पर जो एंटिटीज़ हैं, जो टोटल 6 एंटिटीज सेलेक्ट की गई हैं, 4 उनमें से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो क्रेडिट वॉच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का जो क्रेडिट वॉच EWS है, दिस इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रोवाइड करता है फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन। फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले ही वार्निंग सिस्टम दे देगा, तो ये इनका प्रोडक्ट है क्रेडिट वॉच EWS। इसके अलावा एन स्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड विबमो, इसने एक ट्राइडेंट FRM बनाया है, इसका प्रोडक्ट का नाम है, एंड ये एक रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन है। वैसे ही नेप ID साइबर सेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक नेप ID फ्रॉड फिल्टर लेयर नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है। ये क्या करता है? ये लॉगिन फॉर्म, पेमेंट फॉर्म, ATM POS मशीन और उनको लॉक करता है और इनेबल करता है इट ओनली फॉर द ऑथराइज्ड यूज़र। जो ऑथराइज्ड होगा सिर्फ उनके लिए अनलॉक होगा, बाकियों के लिए वो लॉक रहेगा। ट्रस्टिंग सोशल प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक प्रोडक्ट का नाम है ट्रस्टिंग सोशल CI एंड AV। ये क्या है? इसका पर्पस है इट हेल्प्स इन एड्रेस वेरिफिकेशन बाय रनिंग इट्स प्रोप्राइटरी AI एल्गोरिथम्स ऑन नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा। जो नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा है उसमें AI एल्गोरिथम्स चलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ इनोवेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं बाय द एंटिटीज़ जिनको सिलेक्ट किया है RBI ने। अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है, टेस्टिंग फेज़ के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर RBI का सर्कुलर आया था, दिस इज़ रिलेटेड टू NBFCs। तो RBI इज़ लाइकली टू एंगेज एक्सटर्नल ऑडिटर्स टू ऑडिट 9,500 NBFCs। 9,500 NBFCs का ऑडिट करने के लिए RBI ने डिसाइड किया कि इस बार एक्सटर्नल ऑडिटर्स की मदद ली जाएगी। सो एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं ये चेक करेंगे कि जो NBFC रजिस्टर्ड ऑफिस पे है या नहीं है, जो उनके एप्लीकेशन में दिया है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं एंड जो है एक एड्रेस मेंशन करते हैं, वहाँ पे उस एड्रेस पे वो ऑफिस होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पर
एक एक्सटर्नल ऑडिटर की हेल्प ली जाएगी बाय आरबीआई। सो आरबीआई ने अभी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए थे 3110 एनबीएफसीज के बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो कैंसिलेशंस हुए हैं वो कब हुए हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हुए हैं। कितने हुए हैं? 1851। तो सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हुए हैं। टोटल जो अभी तक 2021-22 तक के जो कैंसिलेशंस हुए हैं बिटवीन 2014-15 एंड 2021-22 वो 3000 से भी ज़्यादा हुए हैं कैंसिलेशन। सो देयर आर अबाउट 9500 एनपीएफसीज, बट आरबीआई के जो सुपरवाइजरी स्टाफ स्ट्रेंथ है वो केवल 1500 है। तो वो पूरा अच्छे से प्रॉपर जो है वहाँ पे ऑडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस एक्सटर्नल ऑडिटर्स की हेल्प ली जा रही है। 11 टाइप्स के एनबीएफसीज हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अकाउंट एग्रीगेटर, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिताची की। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज को आरबीआई का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है कि सर्टेन कंडीशंस के को छोड़कर जो है यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है आरबीआई ने, लेकिन फाइनल अप्रूवल आने से एक स्टेप पहले होता है। फाइनल अप्रूवल के लिए सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं फुलफिल करने होते हैं, तो अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। इसके अलावा एनकैश को भी अप्रूवल मिला है टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिला। तो पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है कि मल्टीपल जो मर्चेंट्स हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है, ताकि अलग अलग जो है यूज़र जो है वो कनेक्ट हो सके उनके साथ। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं रेज़र पे की, तो रेज़र पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे अलग अलग ऐप्स के थ्रू आप उसमें जैसे फ़ोन पे से आप यूपीआई आईडी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो डिफरेंट मर्चेंट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है पेमेंट एग्रीगेटर। और ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर हो गया जो आपको वहाँ पर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है कि कस्टमर से आप जो है पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप और प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर दिस फैसिलिटेट मर्चेंट्स एंड ई कॉमर्स साइट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। आरबीआई ने अभी रेगुलेटिंग पीएस और पेमेंट गेटवे के लिए गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की थी मार्च 2020 में। पेमेंट गेटवे और जो पेमेंट एग्रीगेटर है दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यूज़र को देता है कि भाई आप वहाँ पर अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे आप पैसा ले सकते हैं। वो फंड मैनेज, जो पेमेंट गेटवे है वो फंड मैनेज करता है बस, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो एनकैश की हम बात करें, पहले हिताची की बात करते हैं। पेमेंट सर्विसेज ये एंड टू एंड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एनकैश जो है बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और इससे जो कैश फ्लो है बिजनेस के लिए ये स्ट्रीमलाइन करने में एनकैश को हेल्प मिलेगी इस लाइसेंस के थ्रू। इसके अलावा प्रोटियन ई जीओवी टेक्नोलॉजीज, जिसको पहले एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता था, इसको भी आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है फॉर इट्स होली ओन सब्सिडी टू ऑपरेट एज एन अकाउंट एग्रीगेटर। सो बात करते हैं हम लोग पेमेंट्स एग्रीगेटर की। तो पेमेंट्स एग्रीगेटर दो तरह के होते हैं, हो सकते हैं। एक तो बैंक वाले हो गए और एक थर्ड पार्टी हो गए। बैंक में जैसे आपका आ गया रेजर पे, सीसी एवेन्यू, तो इनका क्या है कि इनका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई कॉस्ट होता है एंड इनको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक होते हैं थर्ड पार्टी वाले
जिनको इंटीग्रेट करना आसान होता है, कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होता है, ऑप्शंस भी काफ़ी मिल जाते हैं, ठीक है, कस्टमर को। तो थर्ड पार्टी में जैसे आपका आ गया अभी जो रिसेंटली जैसे पेपाल हो गया आपका, पेपाल इसका एग्जाम्पल हो गया, देन स्ट्राइप हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, स्ट्राइप, गूगल पे, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए थर्ड पार्टी वाले के। अब पेमेंट एग्रीगेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आरबीआई जो है क्या कंडीशन यहाँ पर रखता है। एक तो आरबीआई के अप्रूवल के बिना ये लोग एज पेमेंट एग्रीगेटर काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पहले साल में जो पेमेंट एग्रीगेटर है इसका नेटवर्थ, मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 15 करोड़ होना चाहिए फर्स्ट ईयर में जब इन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। फिर सेकेंड ईयर में ये बढ़कर कम से कम 25 करोड़ पहुंच जाना चाहिए मिनिमम जो नेटवर्थ है उस पेमेंट एग्रीगेटर की, तभी उनको यहाँ पर आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे इसके अलावा और किसको यहाँ पर एज अ पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्रूवल मिला है। सो ये भारत पे को अप्रूवल मिला है एंड जो फाइनल ऑथराइजेशन है दिस सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस, क्योंकि अभी सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है जैसा मैंने अभी बताया था। तो भारत पे ये एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस लॉन्च करेगा अपॉन जब भी उसको लाइसेंस मिल जाएगा, फिर ये एज अ पेमेंट एग्रीगेटर जो है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम करेगा। भारत पे कब फाउंड हुआ था, 2018 में फाउंड हुआ था। 2018 में इसने यूपीआई इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड लॉन्च किया था, जो कि पहला जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विस था। तो ये भारत पे अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। तो भारत पे से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो भी बच्चे शार्क टैंक देखते होंगे या फिर इंस्टाग्राम को जो रेगुलरली फॉलो करते होंगे, यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे अश्नीर गोवर की वीडियो, तो भारत पे से रिलेट कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई हैज़ गिवन फाइनल अप्रूवल टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू ऑपरेट एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। सो आरबीआई ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है अभी, तो वही है, पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है फिर फाइनल अप्रूवल मिलता है। तो किसको फाइनल अप्रूवल मिला है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को फाइनल अप्रूवल मिला है। किसके लिए मिला है, टू ऑपरेट एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट की तरह काम करने के लिए अप्रूवल मिला है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के एज अ पार्ट ऑपरेट करने में ये क्या करेगा, ये जो बिल पेमेंट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, वाटर बिल पे करते हैं या इंश्योरेंस, लोन रीपेमेंट, फास्टैग रिचार्ज, ये जो सारी सर्विसेज है इनको जो है पूरा करने में हेल्प करेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम की हम बात करें तो ये एक सिस्टम है दैट ऑफर्स इंटर ऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस, जो प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। सो अभी इसका जो पायलट वाला प्रोजेक्ट था वो 2016 में लॉन्च किया था एंड बीबीपीएस को ओन कौन करता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको ओन करता है। यूपीआई को किसने लॉन्च किया था, उसको मैनेज कौन करता है, एनपीसीआई उसको मैनेज करता है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये एक इंडियन पेमेंट्स बैंक है। इट वाज फाउंडेड इन 2015। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, नोएडा में है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट कौन काम करने वाला है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑपरेट करने वाला है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई ने भी डायरेक्शन इशू किए हैं ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनमें कौन कितना परसेंट जो है यहाँ पर एक्विजिशन कर सकता है, शेयर का होल्ड कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर डायरेक्शंस आरबीआई ने जारी किए हैं। सो आरबीआई ने प्रमोटर्स को अलाउ किया है कि वो 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स बैंक के ये रख सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। तो बिजनेस जब एक पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी का जब बिजनेस 15 साल पूरे कर लेगा, उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं वो 26% ऑफ द पेड अप शेयर जो कैपिटल है उसको, और या जो वोटिंग राइट्स है बैंक के, उसको रख सकते हैं अपने पास। 15 साल से पहले जो प्रमोटर्स हैं वो ज़्यादा परसेंटेज भी रख सकते हैं, लेकिन
उसको सब्जेक्ट दैट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड आरबीआई जो है कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही यानी केस टू केस बेसिस पे ही शेयर होल्डिंग को अलाउ करेगा। वाइल अलाउइंग हायर शेयर होल्डिंग आरबीआई में इम्पोज कंडीशंस एज डीम्ड फिट। तो आरबीआई के पास ये पूरा अधिकार है कि अगर 15 साल पूरे होने से पहले कोई ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग रखता है तो उस केस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या जो है कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं, वो आरबीआई के पूरे हाथ में है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एक बैंकिंग कंपनी है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं ये भाई एकदम ठीक ठाक हो, ये सही से काम करने के लायक है कि नहीं है, ये कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करना होगा। ये गाइडलाइन में दिया है। तो ये कौन कौन से मेजर पर्सन्स हो गए, कौन से जो इम्पोर्टेंट हो गए, एक तो मेजर जो शेयर होल्डर हो गए उसके जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, तो भाई वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर काम करने कर रहे हैं, सो हु हैव कंप्लीटेड अप्रूव्ड एक्विजिशन। इसके अलावा जो एप्लीकेंट्स हैं फॉर हुम कमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न बैंकिंग कंपनी टू आरबीआई फॉर अप्रूवल टू हैव मेजर शेयर होल्डिंग, जिनके लिए शेयर होल्डिंग जो है ज़्यादा बढ़ाने के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, या फिर या जो उनके लिए एप्लीकेंट्स हैं जो ठीक है जो उनकी तरफ से भेज रहे हैं, एंड दोज एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई टू हैव मेजर शेयर होल्डिंग बट आर येट टू कंप्लीट द अप्रूव्ड एक्विजिशन, यानी कि जो एक्विजिशन पूरा करने में अभी उनको टाइम है। सो और एप्लीकेंट्स हैं जिनको आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है, तो उनके लिए भी मतलब यहाँ पे 3 टाइप के जो पर्सन्स हैं इनको पूरा देख रेख इनकी करना बैंकिंग कंपनी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर गाइडलाइंस है जो आरबीआई ने इशू की वोटिंग राइट्स के लिए या फिर शेयर होल्डिंग के लिए किसी बैंकिंग कंपनी में। इसके बाद हम बात करते हैं, आरबीआई ने एक पेपर रिलीज किया है। इस पेपर का टाइटल क्या है, व्हाट ड्राइव स्टार्टअप फंड रेजिंग इन इंडिया। ये जनवरी मंथली बुलेटिन ने आरबीआई ने रिलीज किया है। इस पेपर के हिसाब से जो स्टार्टअप फंड रेजिंग है इंडिया में ये वापस से जो है नॉर्मल होने वाला है। जो अभी 2-3 साल में लास्ट 2-3 साल में मैक्रो इकोनॉमिक जो डिस्टर्बेंसेस है उसके कारण कम हो गया था, वापस से रिवाइव होगा। इसके अलावा जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया जैसे है इन्वेस्ट इंडिया, तो इसके डेटा से पता चला है कि भारत में एज ऑफ सितंबर 2022 107 यूनिकॉर्न्स हैं, 107 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में। और जो टॉप 3 सिटीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं वो कौन सी हैं, वो बेंगलुरु, गुड़गांव और मुंबई हैं, नोएडा का नाम नहीं है। ठीक है, तो बेंगलुरु, गुड़गांव और मुंबई में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हैं। पेपर में कहा गया है कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्टिव कैपिटल मार्केट और एक स्टेबल एक्सचेंज रेट, इसकी वजह से दोबारा से जो स्टार्टअप कैपिटल है उसकी अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट होगा, वो बेहतर होगी पहले से। नेक्स्ट अगेन इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट आरबीआई सर्कुलर जनवरी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आरबीआई ने डायरेक्ट किया है एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड को टू स्टॉप ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर द एलआरएस, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको फर्दर ऑर्डर तक रोकने के लिए आरबीआई ने जो है यहाँ पर ऑर्डर्स जारी किए हैं। एंड ये जो एसबीएम बैंक इंडिया है ये मॉरिशस का जो एसबीएम बैंक है उसकी ब्रांच इंडिया में खुली है ये। ये मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड इसने अपना ऑपरेशन 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट इसने एज फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इंडिया में ये आया था, उसकी तरह से ऑपरेशंस अपने स्टार्ट किए थे एंड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई थ्रू होली ओन्ड सब्सिडरी रूट के थ्रू यहाँ पर लाइसेंस लेने की आरबीआई से कोशिश के चक्कर में फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक की तरह इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। सो आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कि भाई अपने जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट से आप बंद कर दीजिए। एंड ये जो कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं आरबीआई के उसी के तहत ये एक्शन लिया गया है। सो एज पार्ट ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिसमें माइनर, ये अपना फ्रीली रेमिट कर सकते हैं अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है ये कॉरपोरेट पार्टनरशिप फर्म
जो अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट इनके लिए अवेलेबल नहीं होती, ये बाकी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए रहती है, जिसमें माइनर ऑफ माइनस भी इंक्लूडेड रहते हैं और फ्रीली इतना रेमिट कर सकते हैं। सो ये जो स्कीम थी ये फरवरी 4, 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस विद अ लिमिट ऑफ $25,000। उसके बाद रिवाइज कर दी, अभी लिमिट कितनी है, $250,000 इसकी अभी करंटली जो है यहाँ पर लिमिट है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में इतना रेमिट कर सकते हैं। सो ये तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स पढ़े। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करेंगे, फटाफट से सब लोग कमेंट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, सबके आंसर्स आने चाहिए। सो आरबीआई हैज रिसेंटली रिलीज्ड इट्स मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 ऑन 30 December 2022. When did it launch first strategy framework Utkarsh 2022? July 2018, July 2019, July 2020, July 2021 and July 2022. So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेंटर ने एक्सटेंड किया है आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का टर्म, कितने टाइम पीरियड के लिए इसको बढ़ाया गया है कार्यकाल को? सो 1 month, 3 months, 6 months, 9 months एंड 12 months बताएंगे। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज 12 months। 1 साल के लिए कार्यकाल जो है इनका बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी जो आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2-3 का लास्ट ईयर अभी पेपर हुआ था मेंस में, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड और भी अभी जो बैंक एग्ज़ाम है उसमें भी फिर सेम पैटर्न फॉलो हो सकता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी होने चाहिए। सो आरबीआई ने कहा है दैट द sovereign green bonds issued by the Indian government will not have any restrictions on foreign investment. RBI said such securities will be counted as specified securities under the fully accessible route. The securities which do not have any restrictions on holdings by foreign investors come under the fully accessible route. So 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। ध्यान से एक स्टेटमेंट को पढ़िए एंड उसको करेक्ट आंसर मुझे बताइए। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में, ठीक है। ये आपका रिविजन हो रहा है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉल्यूम ऑफ इट्स हिस्ट्री हैज बीन रिलीज बाय आरबीआई फॉर 11 year पीरियड? 11 साल की अवधि के लिए जो हिस्ट्री लॉन्च की गई है आरबीआई की, कौन सा वॉल्यूम लॉन्च किया गया है? 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ई, दैट इज 5th वॉल्यूम हिस्ट्री, यहाँ पे आरबीआई की हिस्ट्री का लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 6 डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज 6 एजेंसीज? इनमें से वो 6 एजेंसियों में से कौन सा नहीं है जिसकी आरबीआई ने लिस्ट जारी की है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की? सो ब्रिकवर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्राइसिल रेटिंग्स लिमिटेड एंड इकरा लिमिटेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिकवर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In which of the following financial years did RBI cancel largest number of the certificate of registration? CUR NBFCs के सबसे ज़्यादा कौन से financial year में RBI ने कैंसिल किए थे? FY16, FY17, FY18, FY19, FY20। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आरबीआई ने बहुत सारी सबसे ज़्यादा जो एनबीएफसीज है उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया था। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू भारत पे टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। इन विच ईयर वॉज भारत पे फाउंडेड? भारत पे कब फाउंड हुआ था? 2020 में, 2018 में, 2017 में, 2019 में या फिर 2016 में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
भारत पे कब फाउंड हुआ था? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई, दैट इज 2016 में। तो इसको अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है टू एक्ट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन जनवरी 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक्स हैज रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट? कौन सा पेमेंट बैंक है जिसको आरबीआई ने फाइनल अप्रूवल दिया है टू ऑपरेट एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट? फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप हमारा जो चैनल है पेंडुलम ईडीयू, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, हमें ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए एंड हमारी वेबसाइट पेंडुलम ईडीयू को विजिट करिए। वहाँ पर आपको मिलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस क्विज, बैंकिंग अवेयरनेस हर दूसरे तीसरे दिन में अपडेट होते हैं एंड करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। अदर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर हमें जो है हमारी वेबसाइट विजिट करिए। वहाँ पर आप 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम रिलेटेड डाउट है तो उसको पूछने के लिए आप 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में ऑफ फरवरी। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।